नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप पर शेयर की हेराफेरी और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाकर सुर्खियों में आए हिंडनबर्ग रिसर्च की, जिसके बंद होने की घोषणा पिछले 15 जनवरी को कर दी गई। हिंडनबर्ग के बंद होने की कहानी के पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, जो जुड़ती है हिंडनबर्ग अदानी मामले की जांच कर रही ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी के इस्तीफे और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव आने हैं, यह उसकी एक झलक भर है। हिंडनबर्ग ने अपने फर्जी और प्रायोजित रिपोर्ट के जरिए सिर्फ अपना मुनाफा ही नहीं बनाया, बल्कि अदानी ग्रुप का करीब 2.5 लाख करोड़ का नुकसान भी कराया। हालांकि कंपनी ने और जो इस कंपनी की छवि का जो नुकसान हुआ, इस रुपये के नुकसान या डॉलर के नुकसान से अलग है वो। हालांकि कंपनी ने तो अपने नुकसान की भरपाई भी कर ली और निवेशकों का विश्वास भी फिर से जीत लिया। और जब अब हिंडनबर्ग के अपनी दुकान बंद करने की घोषणा की, तो उसके बाद से अदानी के शेयर में भी 9% का शानदार उछाल नजर आ रहा है। नेट एंडरसन ने अपनी वसूली वाली दुकान हिंडनबर्ग को बंद करने के पीछे जो वजह बताई है, वह केवल अटपटी ही नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है। वो यह कि अब उनके पास इसे चलाने के लिए कोई नया आइडिया नहीं है, जबकि असल वजह यह है कि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन सांसद लांस गुडेन ने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी को पत्र लिखकर अदानी हिंडनबर्ग मामले के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए कहा था, ताकि आगे जांच हो सके। इस लेटर से अटॉर्नी इतने घबरा गए कि उन्होंने अपना इस्तीफा ही दे दिया। यह बात अब किसी से छुपी नहीं है कि नेट एंडरसन कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और कुप्रबंधन को उजागर करने के नाम पर सोरोस गैंग के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था और अपनी वसूली की दुकान चला रहा था। भारत में इसी एजेंडेबाज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने पूरा शीतकालीन सत्र चलने नहीं दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर अदानी को बचाने का आरोप लगाकर राजनीतिक बवंडर पैदा करना चाहते थे, लेकिन हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर ने सबकी हवा निकाल दी। अदानी पर जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, संसद की संयुक्त संसदीय कमेटी उसकी जांच कर रही है। हिंडनबर्ग ने अपनी फर्जी रिपोर्ट के जरिए सिर्फ अदानी ग्रुप पर हमला ही नहीं किया, बल्कि इस हमले के जरिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की भी कोशिश की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हिंदुस्तान को अस्थिर करने और मोदी पर राहुल गांधी के हमले को धार देने के मकसद से तैयार की गई थी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने के पीछे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन है। क्या डेमोक्रेट सरकार हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ चल रहे एजेंडे में शामिल थी। क्या हिंडनबर्ग के बंद होने का अदानी मामले की जांच कर रही जेपीसी पर कोई असर पड़ेगा। क्या हिंडनबर्ग का बंद होना हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चलाने वाले सोरोस गैंग की भी हार है। और सबसे अहम कि हिंडनबर्ग और सोरोस के एजेंडे के जरिए अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने वालों का अब क्या होगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो ट्वीट कहा है, वो भी ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। बड़ा दिलचस्प कहा है उन्होंने, वो ट्वीट को भी दिखाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अब बंद होने जा रही है। बीते 15 जनवरी को कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की थी। इसके बंद होने की घोषणा से भारत समेत विश्व की राजनीति और वित्तीय जगत में हलचल मच गई है। हिंडनबर्ग के बंद होने की असली वजह एंडरसन ने तो नहीं बताई, लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि आने वाले समय में ट्रंप का राष्ट्रवादी शासन उनके रास्ते का बहुत बड़ा घोड़ा साबित होने वाला था। हिंडनबर्ग, जिसने हमेशा से भारत के प्रमुख उद्योगपतियों और विशेषकर अडानी समूह पर अपने आक्रामक हमलों के लिए पहचान बनाई, अब जब अडानी मामले की जांच अपने अंतिम चरणों में है, तो ये साफ हो जाता है कि इस बंदी का एक मुख्य कारण अडानी समूह के खिलाफ उसकी रिपोर्टिंग और उसकी झूठी प्रचार सामग्री रही है। वहीं हिंडनबर्ग के बंद होने से अडानी मामले की जांच पर क्या असर पड़ेगा। इस बंदी के बाद ये संभावना जताई जा रही है
कि अडानी समूह के खिलाफ चल रही जांच अब कुछ हद तक सुस्त हो सकती है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स ही इस जांच का मुख्य आधार थी। वास्तव में हिंडनबर्ग भारत विरोधी उस टूलकिट गैंग का सदस्य था, जो न केवल भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, बल्कि भारत की आर्थिक वृद्धि को भी एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने में लगा था। ये संगठन भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। वहीं अब इसके बंद होने पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के आने से पहले हिंडनबर्ग का बंद होना अमेरिका में राष्ट्रवादी सरकार के आने से जुड़ा है? क्या हिंडनबर्ग भारत की राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ अपनी नीतियों का पालन कर रहा था और अब ट्रंप के आने के बाद वो भागने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हिंडनबर्ग ने हमेशा भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया और अब अपने खिलाफ बढ़ते दबाव के कारण वो छुपने की राह पर है। हिंडनबर्ग भारत के भी राष्ट्रवाद का दुश्मन था, जो हमेशा से भारत की आर्थिक वृद्धि को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पर काम करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर परिचय करवाएंगे अपने पैनलिस्ट से और चर्चा की करेंगे शुरुआत। पहले देखते हैं प्रतिक्रियाएं किस तरीके की है। Either he has already been sounded out, right, by investigating authorities in the US, or he fears that he will be investigated for his role in the entire attempt to shake India's stock market and economy through the bare hammering of Adani shares. So I certainly do think that the timing, his finally winding up shop. Not that he was a great investor in the markets or anything like that. He's a fly-by-night operation, and as he himself says in his disbanding letter, that is something which he admits himself. So he's been used. He was a front, probably by the democratic deep state, controlled ultimately by George Soros, and he's made a run for cover. Right? It's kind of saying that, look, I no longer exist. I will not cause any more trouble in the manner I have. So leave me out of this. If I said I was surprised, that would not be an accurate assessment, because I think things have changed since this rather politically motivated report started coming out from the short seller Hindenburg, and the timing. But the timing is interesting. 4 days before President Trump is assuming office as president for the second time. So I think obviously the people backing Hindenburg, and of course Mr. Nathan Anderson is the person heading it. He is backing away, he's leaving, and I think that's a message in itself as to what to expect, really, because I think it was quite clear that there was an agenda behind the short sellers' attempts to bring down reputed groups and companies. जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ, किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की या मैं तो कहूँगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। नहीं, ये एक रिसर्च संस्था है। उसके मालिक ने घोषणा की है कि वो रिसर्च संस्था वो बंद करने वाले हैं। इसका माने ये नहीं है कि मोडानी को एक क्लीन चिट मिला है, बिल्कुल गलत है। देखिए, 2 साल पहले मार्च 2023 को हमने ये पुस्तिका निकाली थी, हम अडानी के हैं कौन, और हमने 100 सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री से इस मोडानी महाघोटाले के संदर्भ में। इस 100 सवालों में से सिर्फ 21 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आए थे। 21 सवाल, सिर्फ 21। बाकी सिर्फ 80 सवाल जो थे वो अडानी के बारे में था, जो मोदी सरकार की नीतियों के कारण हमने ये सवाल पूछे थे। को अर्थव्यवस्था में आप एकाधिकार बढ़ रहा है
अडानी को सारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, सारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, सारे सुरक्षा के ठेका जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं को दिया जा रहा है। सीमेंट फैक्ट्रियां, सारे के सारे सीमेंट फैक्ट्री अडानी खरीद रहे हैं। तो जो आरोप लगाने वाले थे और जो आरोप के पीछे जो लोग थे, उनकी बेचैनी बढ़ गई है कि आखिर हिंडनबर्ग के बंद होने से क्या असर पड़ेगा उनकी राजनीति पे। खासतौर इसी एंगल पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे पास इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। प्रोफेसर विदु रावल है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ। जगदीश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे। आकाश जिंदल जी हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री। और इसके अलावा पीयूष मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में जगदीश शर्मा जी से करना चाहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जगदीश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा सवाल है कि जिस हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस ने इतना बवाल मचाया था, पूरे शीतकालीन सत्र को चलने नहीं दिया था 2023 में, और उसके बाद भी जेपीसी बैठाने की मांग थी। हालांकि जेपीसी बैठ गई, जेपीसी अभी भी जांच कर रही है, उसकी कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। लेकिन इस बीच में जो ये हिंडनबर्ग के बंद होने की जो खबर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस को एक बार रीथिंक करना चाहिए? क्योंकि जिस रिपोर्ट के आधार पर आप लोग ये बवाल मचा रहे थे, जो मांग कर रहे थे, उसी ने एक तरीके से अपने आप को वापस ले लिया है। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और मैं समझता हूं अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद जी। मैं समझता हूं सवाल तो खत्म नहीं हुए हैं, सवाल तो वहीं के खड़े हैं। जो ये वापिस लिया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या दबाव था, क्या प्रेशर था, क्यों, किसका डर था? ये ऐसे इतनी बड़ी एजेंसी बंद नहीं होती है। देश समझ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, मुझे सफाई देने की जरूरत है। देश सब कुछ समझ रहा है कि पिछले 10-12 साल में देश में चल क्या रहा है। जो सरकार, भाई अमेरिका में कोई कंपनी बंद हो रही, जिसमें हमारे देश का क्या? अरे भाई, नमस्ते ट्रम्प कौन है भाई? नमस्ते ट्रम्प कौन है? आप कैसी बात करते हैं? सुन लिया करो ना मेरे भाई। हाँ। हमारी बात तो सुना करो। विपक्ष से आज बात तो रखेंगे ना, या हमें भी बंद करोगे? कुल मिला के जो देश में चल रहा, देश समझ रहा है और भली बात ही समझ रहा है कि देश में कौन और कैसे लोग आगे हैं जिनको भारत दिया जा रहा है। किसान परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी, एक ही आदमी को जीरो से हीरो बना दिया, वर्ल्ड का नंबर 1 बना दिया। किसने और क्यों बना दिया? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? ऐसी क्या उसमें काबिलियत थी? सवाल तो है ना। और विपक्ष के नाते राहुल गांधी भी पूछेंगे और हर नेता भी पूछेगा। जो विपक्ष के नाते अगर आपको इस बात से आपत्ति है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए गए हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं, तो कोर्ट में जाना चाहिए आपको, ना कि आप यहाँ पर बैठते। ठीक है, आकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। आकाश जी, जरा इनकी बात खत्म हो जाए। जी जगदीश जी, हो गई आपकी बात? ठीक है आकाश जी। नहीं, मैं तो बात कर रहा था। नहीं, मैं सोचा आपने मुझे बंद कर दिया। नहीं, मैंने आप ही को बोला, आप बात पूरी कीजिए तब मैं जाऊंगा। मैं रख रहा हूँ। कहना कि मैं समझता हूँ देश समझ रहा है। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं, हम मुद्दे उठाते हैं। हम आप क्या बात करें, देश ये भी समझ रहा है। आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं, देश ये भी समझ रहा है। देश के लोग मूर्ख नहीं है कि आपको बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूँ, देश के लोग मूर्ख नहीं है। आपको संजीव भट्ट है गुजरात का, याद होगा मेरे ख्याल। बहुत बढ़िया से याद है। मीडिया में हीरो बना हुआ है। उसके परिवार कितना दुखी है, उसको कोई कोर्ट ही नहीं सुना चाहता। मतलब 15-20 साल से जेल में वो कोर्ट ही नहीं सुना चाहता, केस ही नहीं सुना चाहता उसका। ये तो हमारा संविधान और लोकतंत्र है। एक डर का माहौल जो बना है 10-12 साल में, हर आदमी समझ रहा है। जज डरे हुए हैं, वो किसान डरे हुए हैं, जवान डरे हुए हैं, हर आदमी डरा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी को डर नहीं लग रहा। राहुल गांधी जी को तो डर नहीं लग रहा है। मेरा नेता राहुल गांधी जी को तो डर नहीं लग रहा है। उनको जो करना होता है वो करते हैं, जो बोलना होता है वो बोलते हैं, संसद का समय खराब करते हैं। फिर सच बेटा है कि सच बात है कि मेरा नेता नहीं डरा है। नहीं डरता तो वही है ना, विपक्ष नहीं डर रहा। मतलब आप जो आरोप लगा रहे वो गलत है। क्यों? तुम कौन डरा रहा है भाई? अगर डराना होता तो विपक्ष के नेता डरते ना। ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, पुलिस भेजी, रोडों पे डाला पूरा। चलो ठीक है, अभी तो शुरुआत है। ये शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अभी आपके पास दोबारा भी आएंगे। आकाश जिंदल जी कुछ बोलना चाह रहे थे। आकाश जी आप बोल लीजिए, फिर मैं विदु जी के पास जाऊंगा। जो सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया है, विदु जी के पास जाऊंगा। आकाश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी कांग्रेस के अपने मित्र से मैं कई चीजें पूछना चाहूंगा। हाँ जी, एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूंगा जरा फ्रेम आकाश जी का सही से बनाए, बीच में सेंट्रल लें उनको। जी कांग्रेस के अपने मित्र से मैं कई चीजें पूछना चाहूंगा। मित्र, आपकी पार्टी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ चीजें यहाँ सवाल खड़े होते हैं। जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मैं 6 बजे तक जाके खाना खाया था। सुबह से लेके हलचल मची हुई थी, इतने टीवी शो चल रहे थे। बिल्कुल। उस दिन क्या हुआ, शेयर मार्केट में बहुत लोगों का नुकसान हुआ। और मेरे मित्र, ये लोग वो लोग थे जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख
स्टॉक मार्केट में छोटे invest करते निवेशक थे, हैं, सारे छोटे इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। आप ये देखिए, रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्मॉल इन्वेस्टर्स जो घर के खर्चे से पैसा बचा के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और आज की तारीख में हम सब लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, आपको उससे ग्रोथ होगी। उनका कितना नुकसान हुआ, क्या इसके बारे में आप सोचते हैं? दूसरा, आप सोचिए, उस समय भी मैंने अडानी ग्रुप के बारे में बात की थी। अडानी ग्रुप देखिए कितने लोगों को हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, कितना जीएसटी जो है देश को दे रहा है, कितना इनकम टैक्स देश को दे रहा है, जीडीपी ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये वो ग्रुप है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत से प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, और ये तो आप भी जानते हैं, आपकी सरकार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहें तो अडानी ग्रुप के सारे मैं प्रोजेक्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के गिनवाता हूं। तो क्या ये सही अप्रोच थी जो अप्रोच उस दिन हमने बनाई? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस, यानी कि एक फंडामेंटल लेवल पे, मुझे कुछ पूछने दे मेरे मित्र कृपया। एक फंडामेंटल लेवल पे कंपनियां खड़ी करता है, रोजगार पैदा करता है, जीएसटी जनरेट है, इनकम टैक्स जनरेट करता है, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। यही सब तो देश को चाहिए। देश को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। देश को क्या चाहिए? टैक्सेस। देश को चाहिए तरक्की, देश को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और अडानी ग्रुप ने ये सारी चीजें की हैं, और ये मैं ऐसी चीज कोई भी नहीं बोल रहा जो फैक्ट्स पे आधारित ना हो। आप कहें तो सारे आपको फैक्ट्स गिनाता हूं। और आज जो है हिंडनबर्ग, अगर इतनी सही कंपनी थी, इतनी सही उनकी रिसर्च थी, अच्छी रिसर्च थी, तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बंद करने का फैसला कर लिया। क्या ये बहुत से सवाल नहीं खड़े करता? क्या हमें इस चीज को एज अ कंट्री इस चीज को उस तरीके से 2017 में शुरुआत हुई थी, कोई पुरानी कंपनी भी नहीं थी। ठीक है सतीश जी, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाऊंगा। अभी और भी हमारे पास लोग हैं। विदु जी सुन रहे हैं आपको, विदु जी एक बार जवाब देंगे। विदु जी। मुकेश जी, मुझसे पूर्व के दोनों जो कमेंटेटर्स रहे हैं, दोनों ने एक विषय उठाया कि ऐसे ही तो। आपका नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब कर रहा है विदु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस सवाल पर ही सीधा जवाब देना चाहिए कि ऐसे ही कोई बंद नहीं करता दुकान। बिल्कुल। ये जो दुकान जो बंद हुई है, इसके पीछे के कारण क्या है? फिर एक हमारे साथी जी विदु जी, आपका नेटवर्क जो है वो बीच बीच में बंद हो जा रहा है। आवाज क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब सुन रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब सुन रहा हूँ। जी, बोलिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता ही दिया कि क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं, इसलिए ये नोटंकी अब यूएस में नहीं चल सकती। हाँ। ये जो कुछ सालों से नोटंकी चल रही थी, जो डीप स्टेट खुले तौर पर भारत विरोधी एक्टिविटी कर रहा था, जिसके डीप स्टेट के प्रोपेगेनिस्ट जो हैं भारत के अंदर उन कड़ियों को जोड़कर जो नाच रहे थे, उनका नाच बंद करने के लिए डीप स्टेट क्योंकि जा रहा है अमेरिका से, इसलिए एक के बाद एक लोग फॉल इन लाइन कर रहे हैं। चाहे मार्क जुकरबर्ग की बात हो, 2 बार हो आया है वो व्यक्ति जिसने ट्विटर से अपने समय में और फिर फेसबुक से जो है ट्रंप को हटाया था, 2 बार जाके आ चुका है दरबार में, 2 बार जाकर वहां पर मत्था टेक आया है। इसी प्रकार से ये जो डीप स्टेट का काम है, और इन्होंने किसान आंदोलन की भी बात की, इन्होंने उससे पहले शाहीन बाग आंदोलन की बात कही। अब आप याद कीजिए, ये टूल किट जो गैंग है, इस टूल किट गैंग ने किसान आंदोलन के दौरान भी एक टूल किट जो है प्रस्तुत हुई थी, जो टूल किट लीक हो गई थी। वो टूल किट शब्द ही वहां से आया कि एक इन्होंने जो ग्रेटा थेनबर्ग थी, एक ह्यूमन राइट माफी चाहूंगा एनवायरमेंट की एक्टिविस्ट थी एक, वो एनवायरमेंट की एक्टिविस्ट अचानक से भारत के किसानों के लिए ट्वीट कर रही थी और अपनी मर्जी से बता रही थी। गलती से उसने केवल जो ट्वीट करना था हिस्सा, उसके साथ साथ जो उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला पार्ट था, वो भी टूल किट थी, वो भी साथ साथ कर दी। वहीं से टूल किट आया था। तो ये टूल किट पर जो चलने वाले डीप स्टेट जो इनके बड़े फोर फादर हैं, लेकिन हम फोर फादर पर नहीं जाते, आज इनके केवल पापा पर बात करते हैं। इनके पापा हैं जॉर्ज सोरोस, पापा के बेटे हैं बहुत सारी, जैसे ओपन सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका में बनाई हुई है, ऐसे ही उसकी OCCRP एक नाम की अखबार जो भारत के खिलाफ लगातार गलत मामले, झूठे मामले, फर्जी मामलों को उठाती है। और उसकी एक ब्रांच भारत के अंदर राहुल गांधी वो OS जो उन राहुल गांधी के भाई और जो पापा जो ऊपर से भेजते हैं, ऊपर पापा फंड करते हैं, भाई जो है वहां पर अखबार में छापते हैं। अगले दिन राहुल गांधी यहाँ पर
यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा चुप हो जाएंगे, आपका पापा है मोदी, आप सुनिए, उसकी भी चर्चा कर लो कभी, कहाँ देश ले गए, समझ आएगा। आप अपने पापा पे भी चर्चा कर ले, तो समझ नहीं आज डिबेट की तरह करिए, जब मैं बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, सुनना पड़ेगा, पापा मोदी की भी बात कर लो, देश को बेकार एक ही व्यापारी ने डाला उसको 5-5 लाख में कर जाएगा आदमी का भारत के, एक आदमी 5 लाख कर दिया अपने पापा की वजह से, अपने पापा की चर्चा कर लो, जो काबू नहीं आ रहा किसी के, पापा पर भी चर्चा कर लो, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो ठीक है, जगदीश जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपको समय भी दूंगा बोलने के लिए। जगदीश जी प्लीज पहले उसको बोलिए तमीज से बात नहीं, अब तमीज एक दूसरे पर्सनल हमला नहीं, बिल्कुल हमारे डिबेट में इस तरीके से नहीं होता। वैसे विदु जी का मैं इतना कटु बोलना नहीं चाहता। ठीक है जगदीश जी प्लीज पर्सनल बात नहीं है, पर्सनल हमले नहीं, समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, डिबेट में बैठ जाते हैं राहुल गांधी बात के करने फालतू की, पिड्डी, अपने पापा पे बात करो, आप राहुल गांधी ठीक है। जगदीश जी और विदु जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, आप सभी की बात भी वो सुने हैं, और पीयूष जी ऐसे मामलों पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं। अभी बात तो जरा सी शुरू हुई थी। ठीक है, तो आप 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, मैं दोबारा भी आऊंगा, अभी समय खत्म नहीं हुआ है विदु जी, अभी दोबारा भी आऊंगा। चलिए मैं बात पूरी करता हूँ। मैं जगदीश जी को कोई कारण नहीं था बीच में बोलने का। तो अभी ये जो चीयर लीडर्स होते हैं ना, आप देखते हैं आईपीएल के क्रिकेट मैच देखते हैं, खिलाड़ी कोई और होता है बाहर, कुछ आपका नेटवर्क भी बार बार जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है, गलत बोलेगा तो जाएगा नेटवर्क। बिल्कुल आपका नेटवर्क। मैं पीयूसी के पास आऊंगा। पीयूसी, ये जो घटनाक्रम हुआ मैदान के बाहर, विदु जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपका नेटवर्क जो है ना बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, फ्रीज हो जा रहे हैं आप। एक बार जरा सा मैं पीसीआर से भी कहूंगा नेटवर्क जरा चेक करें, स्पीड जरा चेक कर लें इसको। पीयूसी, ये जो हिंडनबर्ग का बंद होना, फिर जो अटॉर्नी का इस्तीफा देना, ट्रंप का शपथ लेना, क्या ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं क्या, जैसा कि कहा जा रहा है? इससे भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि भारत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी, जेपीसी की मांग की थी, हालांकि अभी मामला जेपीसी में है, जेपीसी जांच चल रही है। जेपीसी पे क्या असर पड़ेगा ये भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहली प्रक्रिया राजनीति पे क्या असर पड़ेगा इसका? कुल मिलाकर के एक चीज यहाँ पे सबसे पहले हिंडसाइट में समझने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति जो अपने कंपनी के माध्यम से, हर व्यक्ति अपने अपने माध्यम से देश में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। उस मामले में देखा जाए तो जैसे कि मेरे पूर्व पैनलिस्ट ने भी बोला, अडानी ग्रुप का आप यू कैन हेट देम, यू कैन इग्नोर देम, बट यू कैन नॉट। आवाज आ रही है आपको? या बिल्कुल आ रही है जी। हाँ, आप यू कैन ईदर हेट देम, यू कैन ईदर लव देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकोनॉमी में आज, उसको आज के डेट में हम वो नहीं कर सकते। जैसा मेरे पूर्व पैनलिस्ट ने बताया, उनकी ऑलरेडी 23,000 डायरेक्ट जॉब्स वो प्रोवाइड करते हैं, एंसिलरी में वो लगभग 1 लाख जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक बहुत मजबूत आधार तो हमारी इकोनॉमी का आज की डेट में अडानी अंबानी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दूसरा, आप देखें यदि इस रिपोर्ट की जब पहली बार जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी, वो उस समय आई थी जब कोविड जो है रिसीड कर रहा था। बिल्कुल, उस समय जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें सिर्फ अदानी को नहीं इंडिक्ट किया गया था, उस समय ये भी बताया गया था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, जिसमें इंडिक्ट किया गया था एसबीआई को भी और एलआईसी को भी। तो हमारे यहाँ पे एक तरीके से एक अफवाह ये फैलाई गई इस रिपोर्ट के माध्यम से कि एसबीआई भी कोलैप्स कर जाएगा, एलआईसी भी कोलैप्स कर जाएगा, और ये एक हलचल सी मच गई थी देश में जब देश धीरे धीरे कोविड से अपनी इकोनॉमी को रिकवर हो ही रहा था उस समय। लेकिन आप आज की स्थिति में देखें तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, हिंडनबर्ग जो है अपने आप में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाने वाले दांत हैं, असली में वो एक नोटोरियस शॉर्ट सेलिंग फर्म रही है। आप यदि कोई चीज पैशनेट होकर शुरू करते हैं तो साल की उम्र में आपको ऐसा अचानक से कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद करना चाहते हैं। आपकी तो एक तरीके से अच्छी खासी आपको पब्लिसिटी मिल गई है। शॉर्ट सेलिंग जनरली एक इलीगल प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन जब आप शॉर्ट सेलिंग एक मोटिव के साथ करें, आपने ऐसा किया कि पहले एक भ्रांति फैला दी, वो भ्रांति फैलाने के बाद आपने बेट कर दिया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जाहिर कर दी और उसके बाद आपने स्टॉक्स बाय कर लिया।
तो ये सारी चीजें जो आप प्रोसेस करते हैं, इसका पूरा पूरा मोटिव है। दूसरा, ये जो गवर्न होते हैं, जैसा कि एक मैं आपको एक लिंक बताता हूं। एक मार्क किंडन करके एक व्यक्ति है, जिनकी किंडन कैपिटल करके एक फर्म, वो किंडन कैपिटल के बिहेस्ट पे इन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया है। ये इन्होंने कबूला है पब्लिकली हिंडनबर्ग में। अब वो उनके बिहेस्ट पे यदि एक शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अब इनका लिंक जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, मार्क किंडन हस्बैंड है एनला चैंग के, जो कि अभी इन्होंने मेंशन किया था, सब चाइना नाम की एक न्यूयॉर्क बेस्ड एंटी इंडिया माउथपीस है। तो और उनको फंड करती है ओसीसीआरपी, जिसको इन अ वे फंड करते हैं जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है, वो जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है वो। तो इस कारण से इंडिया का आगे बढ़ना कभी भी यूएस के डीप स्टेट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए आप जियोपॉलिटिकली भी देखें तो पाकिस्तान से एक संबंध हमेशा यूएस बना के रखता है, इंडिया को कंटेन कर सके। इंडिया को वो वहीं तक के सपोर्ट करता है जब उस चाइना को कंटेन करना होता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और आज की डेट में, ठीक है, आप बाहर की चीजों पे यकीन करना चाहें, आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मानते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या अंतर आया एसबीआई में। एसबीआई का तो प्रॉफिट जो है अभी बीते 4 सालों का लगभग 1,63,000 लाख करोड़ का जो है, 163 लाख करोड़ का, वो 4 साल में हुआ है, जितना पिछले 45 साल में नहीं हुआ। क्या बर्बाद हो रही ये हमारी एसबीआई या स्ट्रेंथन हो रही है? दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 48% हमारे जो ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो वर्ल्ड के इंडिया में हो रहे हैं। हमारा जो स्टॉक मार्केट है 2024 में, इसका कोई फर्क उतना खास पड़ा नहीं 2023 की इनकी रिपोर्ट का। 2024 में हमारी स्टॉक मार्केट 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बनी, जो बीते साल में 6वें नंबर पे थी। तो हम तो वी आर गेनिंग एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग। जरूरी ये है कि जब इंडिया स्ट्रेंथन कर रहा है, जो किसी को भी, खासतौर से यूएस जैसी इकोनॉमी को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, वो किसी को भी अपने सामने बढ़ने नहीं देना चाहती, जो कि अभी तक डीप स्टेट कंट्रोल कर रही थी। मैं एक छोटी सी बात इसमें और कहना चाहूंगा। आपने जो मुझसे पूछा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से इसमें क्या फर्क है, अभी लांस स्टूडेंट करके एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है इनके जुडिशरी कमेटी, उन्होंने अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हमारे यहाँ जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ये सब अलग अलग होते हैं, उनके यहाँ वैसा सिस्टम नहीं, पूरा डिफरेंट सिस्टम है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बोला है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, उनको आप सुरक्षित रखें, सो दैट कि वो जब सरकार बदले तो वो उनको इन्वेस्टिगेट करे। और शायद लगता है ये भी एक वजह है कि वहाँ अटॉर्नी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से सारा वर्ल्ड, ये चीज़ तो है जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। लेकिन आपने जो एक बात उठाई, मैं उस विदु जी के पास जाके जाऊंगा और आकाश जी से भी पूछूंगा कि ट्रंप अमेरिका नहीं चाहता, तो अमेरिका क्या बाइडेन के नेतृत्व वाला अमेरिका नहीं चाहता, ट्रंप वाला चाहता है? क्योंकि भाई देश तो दोनों के लिए है, तो वो वहाँ पर किस तरीके से बैलेंस जो है वो पैदा किया जाएगा, बैलेंस किस तरीके से बनाया जा सकेगा? विदु जी कुछ बोलना चाह रहे थे, हालांकि बीच में उनसे नेटवर्क नहीं मिल पाया था। एक बार विदु जी अपनी बात को पूरी करें। और अभी जो जहाँ पर पीयूष जी ने छोड़ा है, मैं चाहूँगा कि उसको भी आप आगे बढ़ाएं कि क्या ये डीप स्टेट का जो मसला आ रहा है, और जो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस का यह जो गैंग है, ये आप भी कह रहे हैं, हम भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका की भूमिका अगर है तो अमेरिका, बाइडेन के नेतृत्व वाला अमेरिका और जो ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका, क्या दोनों के स्टेट में क्या अमेरिका का रोल चेंज हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका तो वही रहेगा, जो भी रहे वहाँ पर राष्ट्रपति वो अपने देश का हित जो है वो पहले चाहेगा। तो भारत के साथ ये बैलेंस जो है, ये संतुलन जो है वो किस तरीके से बनेगा? देखिए, पहली बात तो कि डीप स्टेट इज नॉट यूएस स्टेट, डीप स्टेट इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, ये समझना पड़ेगा। जैसे भारत के अंदर इस प्रकार की ताकतें काम करती हैं, मोटिवेटेड ताकतें काम करती हैं, जो भारत विरोध का लगातार काम करती हैं, इसी प्रकार की ताकतें अमेरिका में भी हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका खुद को एक ग्लोबल सुपर पावर मानता है, तो वो जो ताकतें हैं वो केवल अमेरिका के ही अहित में काम करती नहीं है, वो विश्व भर में जितनी भी राष्ट्रवादी सरकारें हैं, जितनी भी आगे बढ़ने वाली सरकारें हैं, उनके खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन करती है। और सबसे बड़े टारगेट पर मोदी सरकार इसलिए आई क्योंकि जो एक लॉस्ट डेकेड जो इन्होंने 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के जमाने में जो एक खोया हुआ दशक हमारा था, उसके बाद जितना तेजी से हमारा रिवाइवल शुरू हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक महाशक्ति बन गया। वो डीप स्टेट जो है वो अमेरिका स्टेट नहीं है, ये वही डीप स्टेट ट्रंप के खिलाफ भी काम करती है। ये जॉर्ज सोरोस जो है, ये जो कहते हैं कि मैंने $1 बिलियन भारत को बर्बाद करने के लिए अलग से रखे हुए हैं,
वही जॉर्ज सोरोस जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी के फंडिंग भी करते हैं, और 2018 में भी, और अब माफी चाहूंगा 2016 में भी, और अब 2024 में भी जाकर, और जाते जाते कुछ दिनों पहले जब जिसको पॉपुलर मैंडेट जो हार चुकी सरकार है, वो जाते जाते जॉर्ज सोरोस को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर जाती है। और वो और भी मुसीबतें खैर खड़ी कर जा रहे हैं बाइडेन, वो तो अलग विषय है, अमेरिका की डेमोक्रेसी के ऊपर वो जो चीजें चलती हैं उस पर नहीं, क्योंकि समय लिमिटेड होता है। तो मैं अपनी पहली वाली बात पूरी करता हूं। तो जो ऊपर के जो पापा हैं, पापा ने नीचे एक जो उनका अमेरिका का बच्चा है, जो बेटा है, दत्तक पुत्र है, उनको उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जो है आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, उस यानी हिडनबर्ग को कहा। फिर हिडनबर्ग के साथ साथ जो है एक और जो हिडनबर्ग का साथी भाई है यानी OCCRP, वही जॉर्ज सोरोस के फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि मैं रिपोर्ट छापूंगा अपने अखबार में। अब जो यहां पर जो मानस पुत्र हैं भारत में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ठीक भारत के संसद शुरू होने से केवल एक दिन पहले 25 जनवरी 2023 को ये आकर इतना जबरदस्त धमाका करते हैं, जिससे भारत के निवेशकों का 150 बिलियन US डॉलर जो है वो एक दिन में खत्म हो जाता है। खरबों का नुकसान कर देते हैं ये लोग। और ये कौन है? ये राहुल गांधी वाली पार्टी है, यानी ये जॉर्ज सोरोस इकोसिस्टम है, ये तारे जुड़ी हुई हैं सारी। अब क्योंकि वहां पर जॉर्ज सोरोस की खुद की दुकान बंद हो रही है, और जॉर्ज सोरोस के साथ साथ अब हिडनबर्ग, अब देखिए ना, कोई एक काम किसी ने शुरू किया और काम अच्छा चल पड़ा हो, काम अच्छा इतना बढ़िया चल पड़ा हो कि राहुल गांधी जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी का नेता जो है और भारत का नेता प्रतिपक्ष, उसको भगवान की आवाज, गॉड्स वॉइस मानकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्यों बंद करेगा? बिल्कुल बंद करेगा। ये सवाल था ना कि क्यों बंद हुआ। वो बंद इसलिए हुआ मुकेश जी, वो बंद इसलिए हुआ क्योंकि बंद कब होता है? जब कोई मोटिवेटेड मनी लगी होती है, जब जॉर्ज सोरोस के पीछे पड़े हुए हैं, और इनके खिलाफ, हिडनबर्ग के खिलाफ जो है वहां पर जो फेडरल एजेंसीज हैं, जो फेडरल स्टेट है, उसने वहां पर इंक्वायरी शुरू कर दी। अब उस इंक्वायरी से बचने के लिए अमेरिका के अंदर कुछ प्रावधान है। अपराधी अगर अपराध करते करते अपराध छोड़ दे तो उसको पुराने गुनाहों को फेलनी के तहत जो है छोड़ा जाता है। इस प्रकार का वहां का अजीबोगरीब कानून है। उन कानूनों का फायदा लेने के लिए हिडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी। आज तक मैं 2-3 सीधे सवाल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो कि इसको बाइबल मानकर, हिडनबर्ग की फर्जी रिपोर्ट को बाइबल मानकर सिर पर पैर रखकर जिस प्रकार नाच रहे थे, उस प्रकार के ये इनसे सीधा सवाल पूछने लायक है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो भारत के निवेशकों का नुकसान हुआ वो हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके कांग्रेस के लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फाड़ कर फेंक दी हिडनबर्ग की रिपोर्ट, और उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है, कोई सब्सटेंशिएशन नहीं हो सकती। उल्टा हिडनबर्ग के खिलाफ सेबी ने भी बाहर के रोड फेंक दी, सेबी को भी कुछ नहीं मिला। अब मेरा सीधा सवाल है, राहुल गांधी के खिलाफ तो अभी ढूंढना पड़ेगा ना हमें। राहुल गांधी लगातार भारत की कंपनियों के खिलाफ काम करते हैं। ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट का जो नुकसान है भारत के निवेशकों, भारत की अर्थव्यवस्था और जो पॉलिटिकल माइलेज लेने, इससे अलग जो अडानी की राइवल कंपनियां हैं उनको भी तो हुआ सीधा। अब क्या अडानी की राइवल कंपनियों से, जो कि ब्रिटेन में भी है, जो कि US में भी है, फ्रेंच भी है, जर्मनी में भी है, जहां पर उद्योग बढ़ रहा है, राहुल गांधी को कितना पैसा मिला था इस सारे ड्रामे के लिए? पता जगदीश शर्मा से मैं पूछ लूंगा। बिल्कुल, मैं पूछ लूंगा, लेकिन उससे पहले आकाश जिंदल जी कुछ बोलना चाह रहे थे। इन्होंने इनके 3 झूठ आज निकल गए। इन्होंने कहा मॉडर्ना, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आऊंगा। मुझे जवाब देने दो भाई, जिंदल साहब। अच्छा ठीक है जिंदल जी, आप रुक जाइए जरा सा, दोनों ठीक है। मॉडर्ना को क्यों नहीं खरीदी है? इन्होंने कहा रफाल को क्यों खरीद रही हैं? दूसरी अमेरिका के F-35 को F-22 को क्यों नहीं खरीदा? ठीक है बिंदु जी, सुन लिया। चलिए ठीक है, जवाब भी ले ले भाई, जवाब भी ले ले। तो आप बताइए कितना कमीशन मिला था? ठीक है, दलाल राहुल गांधी को कितना कमीशन मिला था? बताइए ना। ठीक है बिंदु जी हो गया, आप एक बार सुन तो लीजिए कमीशन मिला था, सुन तो लो। बताओ ना, कमीशन तो बोफोर्स के जमाने से खाते हैं, राहुल के बाप दादा तक खाते हैं कमीशन। ठीक है विदु जी सुन लेते हैं। ये कमीशन का काम मोदी और अडानी करते हैं। बताओ ना, दलाल बताओ ना, कमीशन कितना मिलता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूरा देश चला दिया आपने। आप सुन लो पहले, बताओ ना, वॉरेन एंडरसन से कितना पैसा मिलता था जब भोपाल प्रेस ट्रेजरी में उसको बाहर निकाला? विदु जी बेकार बोलने दीजिए, बारी बारी से। विदु जी बारी बारी से जी।
भारतीय जनता पार्टी क्वाद्रोची ने कितना कमीशन दिया था बताओ ना, मामा जी कितना कमीशन देकर गए थे? देश को गुमराह करता है भाई। कमीशन का काम तो मोदी जी और अडानी जी करते हैं। अरे आपको इंटरेस्ट क्यों रहता है हमेशा? भारत के बाहरी कंपनियों में इंटरेस्ट क्यों रहता है? मोडर्ना और फाइजर के लिए यहाँ बैटिंग क्यों कर रहे थे यहाँ वैक्सीन के लिए? भारत की वैक्सीनों के खिलाफ क्यों दुष्प्रचार कर रहे थे? रफाल के खिलाफ क्यों दुष्प्रचार कर रहे थे? फिर कान पकड़कर माफी क्यों मांग कराए सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी? रफाल मामले में कान पकड़कर माफी मांगी थी, अब हिडनबर्ग मामले में कान पकड़कर माफी मांगेंगे क्या? अब कान पकड़कर माफी मांगेंगे क्या हिडनबर्ग के मामले में? क्योंकि भारत का निवेशकों का अरबों रुपया नुकसान हुआ है। विदु जी एक बार इनको इनसे पूछते हैं। ब्लड हुआ था उस दिन, ब्लड बहाया था दलाल स्ट्रीट पर, उस दिन मार्केट के बाहर खून बहाया था। देश को तो सुनने दो। ठीक है विदु जी, विदु जी, भारत के जगदीश जी, विदु जी, लाखों घर उजड़ गए, करोड़ों निवेशक उजड़ गए, सैकड़ों ने आत्महत्या की। विदु जी एक बार विदु जी एक बार आपको रोकना चाहूंगा विदु जी। हाँ आप जगदीश जी सीधा सवाल विदु जी ने पूछा है कि क्या हिंडनबर्ग वाले मामले में क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? अब तो बंद हो गई दुकान उनकी, तो अपनी दुकानदारी भी मांगे भाई। क्या सवाल खत्म हो गया? ये तो किसी को भी गलत बोल सकते हैं। भाई आप जिस आधार पे जगदीश जी कितना झूठ बोलते हो भाई? और कहां से पैसा मिलता है? विदु जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जगदीश जी, जिस आधार पे आपने सवाल खड़े किए थे वो आधार ही खत्म हो गया, तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए ना। जो नुकसान हुआ निवेशकों का, अरे उस मामले को छोड़िए ना, आपने इस मामले अभी जो जिस पे चर्चा कर रहे हैं, अभी जिस पे चर्चा कर रहे हैं उस पे बात करें ना। सच्ची बात है क्या इनके लोगों ने कमीशन नहीं खाया? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में कमीशन नहीं खाया? भाई आप अपनी बात करें ना, आपने खाया कि नहीं खाया ये बताए ना। हमने तो मेरे भाई। चलो ठीक है, आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो फिर बातें मैं एक बार आकाश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को इसी तरह के बोलते रहेंगे, नई बातें नहीं आएगी सामने। आकाश जी मैं दोनों को रोकना चाहूंगा प्लीज। विदु जी, जगदीश जी प्लीज, जगदीश जी सुन लिया आप, एक बार आकाश जी को सुनिए। जी आकाश जी बोलिए। आकाश जी। जगदीश जी, मैं आपकी पार्टी और आपके नेताओं का पूरा सम्मान करता हूं, पूरे सम्मान से है। मेरे मित्र एक चीज पूछना चाहूंगा जो इस पूरे टॉपिक से अलग है। हम शुरू से अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, और मुकेश जी तो देश के टॉप जर्नलिस्ट अच्छे से जानते हैं, अपनी कंपनियों और अपने बिजनेस ग्रुप्स को हमेशा वहां समर्थन किया जाता है। जहां भी दुनिया में काम कर रहे हो हर तरीके से सपोर्ट करता है। अब अडानी ग्रुप, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, रेलवे, उसके अलावा पावर जनरेशन ये हिंदुस्तान ही नहीं बाहर की कंट्रीज को भी बेचता था, फॉरेक्स भी हमारे लिए अर्जित करता था। क्या ऐसे में देश का, पूरे देश की ड्यूटी नहीं है कि इतने बड़े बिजनेस ग्रुप को हम सपोर्ट करें? हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस से एक चीज ले ले, यूएस किस तरीके से अपनी मल्टीनेशनल्स को दुनिया भर में सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान में कितने एग्जाम्पल हैं जब यूएस की कंपनियों पर सवाल खड़े किए गए तो उनकी सरकार ने किस तरीके से सपोर्ट किया। क्या हमें जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए? दूसरा, आप देखिए हिंदुस्तान आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी में से। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों से हमारी इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है। मुकेश जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, वो सवाल बीच में दब गया जो मुकेश जी ने पूछा था। अमेरिका 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, और हिंदुस्तान लगातार नई ऊंचाइयां चढ़ रहा है मोदी सरकार के अंडर। ये तो डेटा है, 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने लास्ट ईयर दी है। क्या ऐसे में ये नहीं है कि ग्लोबल जो इकोनॉमीज हैं उनको हिंदुस्तान से तकलीफ हुई है, दिक्कत हुई है, और हिंदुस्तान तरक्की से, हिंदुस्तान की तरक्की मैं जवाब दूंगा, आऊंगा आपके पास। वो तो बीजेपी और कांग्रेस मेरे ख्याल दोनों चाहेंगे। आपकी पार्टी का भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी तरक्की करे, दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बने? बिल्कुल ठीक है, सवाल पूछना चाहूंगा। और जी ठीक है मुकेश भाई, जी मुकेश भाई, जब सुधीर भाई सुनो, बस यहीं तक ही है। आकाश भाई, जब आप कह रहे हैं अपनी भाषा में कि अमेरिका इतना गंदा देश है, इतने गंदे लोग हैं वहां के, हम नहीं कह रहे गंदा, ये कहा बता रहे हैं। अरे भाई बताओ ना, विदु जी एक बार बोलने दीजिए। विदु जी प्लीज बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। देखिए बराबर सबकी बात आनी चाहिए, सबकी बात आनी चाहिए। विदु जी सबकी बात आनी चाहिए। आपने बोल लिया, एक बार उनका टर्म है, बोलने दीजिए। जी जब अमेरिका इतना गंदी कंट्री है तो क्यों नमस्ते ट्रम्प की जो पड़ी आजाद के तलवे चाट रहे थे? नंबर 1। नंबर 2, अभी भाई ने कहा, जगदीश जी आकाश जी ने वो बात नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, वो बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने जो कहा वो एक बार आकाश जी साफ कर दीजिए एक बार।
नहीं, उन्होंने उसका मतलब यही है, उसका नहीं, मतलब क्या है? आप अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं ना, कोई यूनिवर्सल मतलब थोड़ी है सबके लिए भाई, आप तो अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं लोग। दूसरी बात का जवाब दे दूं ना, चलो उसके बाद दूसरी का जवाब दे दूं। ठीक है, दूसरी। क्या अडानी का सपोर्ट करें? हाँ, क्या अडानी एकमात्र पूरे देश में व्यापारी है? पता भारत के सारे व्यापारी तो आप आइए ना, अरे आप आइए अदानी के टक्कर में, आपको करेंगे नाम समर्थन, आप आ जाइए ना, टेंडर क्यों नहीं डाला? अरे आप आइए ना। टेंडर बिना डाले, हमारे देश के मुखिया ने कहा था मनमोहन सिंह को लेके कि जीडीपी बिना टेंडर डाले कैसे मिल जाएगा? जगदीश शर्मा क्यों ना डालते टेंडर? प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या जगदीश शर्मा आके कम्पीट करें अडानी से। खत्म कर दिया है, देश के हालात जगदीश शर्मा बना दिए हैं। आपको अदानी अदानी पे जो आप लोग को इतनी समस्या हो रही है, आकाश अडानी से मुकाबला तो तब करोगे ना जब दलाली खाने से फुर्सत मिलेगी। दलाली खाने की गंदी आदत पड़ी हुई है, गंदी आदत पड़ी हुई है दलाली खाने की। अरे दलाली खाते हो। चलिए ठीक है, आप इस तरीके से बात करते रहेंगे, बात कभी कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएगा, समय की कमी है। पीयूष जी के पास मैं आखिरी में जाना हूं। पीयूष जी, क्या भारत में जो राजनीति चल रही थी हिंडनबर्ग की को लेकर के, इस पे कोई फर्क पड़ रहा है? चुनाव पे इसका वो असर होगा? अभी दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, फिर उसके बाद आगे भी दूसरे राज्यों में है, इसका कोई असर अब लगेगा? देखिए, मेनली उन मुद्दों का फर्क पड़ता है जिन मुद्दों का कोई बेस होता है। मेरा ये मानना है, इसका सबसे बड़ा टेस्टिमोनी यही है, ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, फिडेलिटी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं वो अमेरिकन है। इन्होंने जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तब से लेके आज तक अपनी कोई भी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं की अडानी में, पहली चीज। दूसरा, जब ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आई अडानी के अगेंस्ट में, उस समय जैसा ये पैसा यदि डूबा है किसी का, मतलब लगभग 100 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो हमारे छोटे निवेशकों मार्केट कैपिटलाइजेशन में अडानी का हुआ जी। उसके बाद उसमें से एक चीज मैं और आपको बताऊं, 1 बिलियन डॉलर का फायदा जो है वो हिंडनबर्ग को हुआ, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। शॉर्ट सेलिंग उन्होंने एक्सेप्ट की। तो जो प्रॉफिट मोटिव से एक्टिविज्म किया जाता है, वो एक्टिविज्म प्रॉफिट मोटिव वाला है या सच को बाहर लाने वाला है, ये समझने वाली है। ग्राउंड पे ये सब चीजें बिल्कुल ये तो बारीक चीजें हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए। बिल्कुल वही बात। मेरे पास समय की कमी है, विदु जी कुछ बोलना चाहते हैं, विदु जी के पास आऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। जी विदु जी। भारत के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? आप या तो सैन्य हमला कर दीजिए, या जैसे बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन है वो कर रहे हैं। आप दूसरा क्या तरीका है, भारत के वेल्थ क्रिएटर्स को टारगेट कीजिए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को कीजिए। बिल्कुल, या नहीं तो उसकी आर्थिक शक्ति को आप कमजोर कर दें, और अडानी पे हमला करके हिंडनबर्ग ने ऐसा ही किया। और इसी तरीके से, इसीलिए जो सारे कनेक्शन है, सारे जो डॉट्स अगर आपको मिलाते हैं तो आपको लगता है कि हिंडनबर्ग के जरिए जो है राहुल गांधी देश पर हमला कर रहे थे, देश की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी आपका, जगदीश जी आपका, पीयूष जी आपका और आकाश जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आप महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन अचानक हिंडनबर्ग के बंद होने के पीछे लोगों को लग रहा होगा कि ये हिंडनबर्ग ने बंद क्यों किया, लेकिन जो कहानी है वो सबके सामने है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, और भारत की तरक्की से जलने वालों के दिन जो हैं अब खराब होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में चेंज हो रहा है गार्ड, और भारत में जो है मोदी तरक्की कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसे देखकर जलने वालों की नींदें जो है वो खराब हो रही है और आगे भी, क्योंकि ऐसा वही करते हैं जिन्हें जो है अपने पे भरोसा नहीं होता है, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो देश के साथ लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ अंजाम भी इसी तरीके का होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।